21 दिसंबर 2024 से वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाना शुरू किया। ध्यान एक्चुअल में है क्या मैम? कि ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। अहंकार भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, सुख भी आ रहा है, सब चीज़ें। तो मैम आजकल लोगों में स्पेशली यूथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी है। आजकल से छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा तनाव है। लेकिन 3 अंग्रेजी के शब्द हैं, वो हम सभी ने खूब ध्यान से सुना है। एक है अटेंशन, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन और तीसरा है मेडिटेशन। कि जितनी देर में वो टॉम कुछ करता है तो जेरी जाके ना तुरंत वापस भी आ जाता है, वो चीज़ ले जाके वापस आ जाता है। बिल्कुल मन ऐसे भागता है। और मन को जानने के लिए या मन को समझने के लिए श्वास साधन। थोड़ा जिम भी जाता था, अपना देखभाल भी करता था, लेकिन फिर भी एक्सपायर हो गया। हम पहले ये थे, हम पहले ये थे, हमने ये किया, हमारे पास ये था, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। यदि परीक्षा का तनाव न रहे तो मैं पढ़ने ही छोड़ दूँ। खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान, अकड़न और भारीपन दूर हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने बात की ध्यान के बारे में। मेडिटेशन क्या है? इस विषय को हमने इसलिए चुना क्योंकि आगामी 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। इस विषय पे बात करने के लिए हमने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से 2 प्रसिद्ध योग गुरुओं को आमंत्रित किया। हमारे पहले गेस्ट हैं डॉक्टर विनय भारती जी और हमारी दूसरी गेस्ट हैं श्रीमती नीलम जी। इन दोनों को योग के क्षेत्र में कार्य करने का 3 दशकों का अनुभव है। आज के एपिसोड में हमने बात की ध्यान क्या है, ध्यान कितने प्रकार का होता है और तनाव से किस तरह से हम मुक्ति पा सकते हैं ध्यान को करके। ध्यान के काफ़ी सारे आयामों पे हमने विस्तार से चर्चा की और इस पॉडकास्ट के अंत में हमने ध्यान का एक प्रयोग भी किया जिसको आप करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का होप कास्ट में बहुत बहुत स्वागत है और आज की कॉन्वर्सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज का मेरा फेवरेट टॉपिक ध्यान, मेडिटेशन है। तो सर, जैसा कि लास्ट ईयर से हमने 21 दिसंबर 2024 से वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाना शुरू किया। तो ध्यान एक्चुअल में है क्या मैम? ध्यान अगर हम सामान्य व्यक्तियों को बताएं तो अष्टांग योग का जो 7वां भाग है उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान यानी मन को एक ही विचार पर एकत्रित कर लेना। और अगर उदाहरण के तौर पे बताएं कि ध्यान कहाँ तक पहुँचाता है एक सामान्य व्यक्ति को, तो समझ लीजिए अगर किसी ने तैरना सीखा है तो तैरना आने से पहले वो सिर्फ पानी में डूबता रहता है। हम वैसे ही हैं, हर व्यक्ति वैसे ही है, तो पानी में डूब रहा है, लेकिन फिर उसने योग के कुछ हिस्सों को करते हुए अपने आप को ठहराव देना सीखा। जब ठहराव दिया तो पानी में तैरना शुरू हो गया। अब तैरने के बाद आप देखेंगे कि उसका डूबना मुश्किल हो जाता है। तो समाज में रहकर जब व्यक्ति अपने आप को योगमय बना ले, आसनों से, यम से, नियम से, प्रत्याहार या फिर धारणा तक वो पहुंच जाए कि हमें क्या हासिल करना है, और फिर तैरना सीख लिया और फिर डूबना आना चाहिए कि वो गहराई में रहने लगे लेकिन समाज को दिखाई ना दे कि ये डूबा हुआ है या इसको तैरना आता है। तो वो अवस्था जब बनती है उसी को ध्यान कहते हैं। सर, आपके हिसाब से ध्यान क्या है? जी नमस्कार। पहले इस पॉडकास्ट को देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और बहुत बधाई देता हूं उन्हें कि भारत सरकार के पुरुषार्थ से हम सभी 21 जून एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो मना ही रहे थे और इसकी विश्वव्यापी सफलता सभी ने देखी है। और उसका असर ये रहा है कि सभी दैनिक जीवन में योग का एक सामान्य अभ्यास करने लगे हैं। समय के साथ ये अनुभव हुआ कि उस योग अभ्यास के साथ यदि ध्यान विषय पर कोई एक शुरुआत की जाए तो एक अच्छा विकल्प होगा जनमानस के लिए और उनके मानसिक संयम उत्थान के लिए, जन कल्याण और राष्ट्र प्रेम के लिए। और इसी भावना के साथ भारत सरकार ने एक और अच्छी पहल की है कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस आयोजन का फैसला पिछले वर्ष, जैसा आपने बताया, लिया गया। और पिछले वर्ष से ये देखा गया कि इसके प्रति लोगों का रुझान बहुत बड़ा है
तो एक बहुत अच्छे विषय पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। यदि आप ये कहते हैं कि ध्यान क्या है, तो इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो संक्षिप्त उत्तर है, सरल होना ही ध्यान है। वास्तव में यदि सामान्य रूप से हम देखें तो ध्यान के बारे में हम लगातार बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो वास्तव में योग के ध्यान से थोड़ी सी अलग बात है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को यदि स्कूल भेजती है और कहती है ध्यान से सड़क पार करना, ध्यान से खाना खाना, ध्यान से पढ़ना, या ऐसे ही बहुत से प्रसंग हैं, तो इस ध्यान का मतलब सिर्फ एकाग्रता मात्र से है। जबकि योग संदर्भ में हम देखेंगे, जैसा मैडम ने अभी कहा, कि ये अष्टांग योग का 7वां हिस्सा है और हठ योग का 4था अंग है। और योग सूत्र में कहते हैं कि तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, यानी जो हमारी एकाग्रता है, जो अवेयरनेस है, यदि वो एक ही विचार, एक ही वृत्ति लंबे समय स्थिर हो जाए तो ध्यान की अवस्था होती है। और इसको समझने के लिए ढेरों प्रसंग लिए जा सकते हैं। वास्तव में किसी विषय को समझने के लिए उदाहरण से अच्छा प्रयोग होता नहीं। तो जिस प्रकार नींद होती है, हम सभी, नींद ध्यान नहीं है, स्पष्ट करते हुए बता रहा हूँ कि जिस प्रकार नींद का स्वभाव है, ध्यान की अवस्था लगभग समझने के लिहाज से अच्छी बात है। जैसे यदि ये कहा जाए कि हम सभी रोज़ सोते हैं, तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जो विसंगति हो। सभी रोज़ नींद लेते हैं, नींद हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि कल रात को कितने बजे नींद आई थी, इसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात। लेटने का समय हम बता सकते हैं, नींद आने का समय नहीं बता सकते। ट्रू। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं एक लंबे टाइम स्पैन के बाद, तो हम देखते हैं कि रात को जो थकान थी, दिमाग में जो उलझन तनाव था, वो सब कम हुआ, शरीर बड़ा हल्का महसूस कर रहा है। और फिर तब जा कर के हम ये कहते हैं कि नींद हमारी बहुत अच्छी थी। वास्तव में ध्यान के बारे में भी बहुत कुछ ऐसी ही प्रक्रिया है। और ध्यान बेसिकली, जो व्यक्ति ये कहे कि मैं ध्यान में हूँ, ये अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि थे मैं नाही। तो ये ध्यान की अवस्था एक ऐसी अच्छी अवस्था है। और ध्यान के बारे में एक और कथन है कि ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। अच्छा। तो ओके। ये गाना तो शायद आपने कुछ और ही सुना होगा, लेकिन ध्यान के बारे में लगभग ये कथन बड़ा पॉपुलर है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी बहुत ही संयोगप्रद घटना है जो अनुकूल परिस्थितियों में घटित होती है। तो अनुकूल परिस्थितियाँ योग के अभ्यास हैं, जैसा मैडम ने भी रेखांकित किया उन बातों को। तो उसके प्रयोग से ये ध्यान की अवस्था घटित होती है। और जीवन में यूँ कहें कि जीवन को उत्कृष्ट तरीके से, अच्छे तरीके से जीने की जो शैली और विधा है, उसका आधार ध्यान है। वाह मैम, लोगों को लगता है कि आंखें बंद करके बैठना ही ध्यान है, तो आपके हिसाब से क्या है ध्यान? ध्यान एक वो प्रक्रिया है जो दिखाई ना देने वाला अभ्यास तो है। हमें पता, सभी को पता है कि योग के अभ्यास दिखाई नहीं, देखा जाए तो आसन में भी जो आसन कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को जो लग रहा है कि इसकी स्थिति कैसी है, सच बताएं तो जिसने जो आसन धारण किया है वो खुद अपनी स्थिति को समझ पा रहा है। तो यहाँ तो बात आ जाती है, हम तीसरे अंग को या आसन की बात करते हैं, और यहाँ नंबर आ जाता है योग के 7वें भाग का, ध्यान। अगर इसको देखने के लिए कि एक व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा हुआ है, और कई बार इस तरह के अनेक अभ्यास कराए जाते हैं कि आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, अपने मन को अपने श्वास पर लगाइए, अपने मन को दूर किसी स्थान पर ले जाइए, आज्ञा चक्र में आप घने बादलों को देखिए या रोशनी को देखिए। तो ऐसे अभ्यास बहुत कराए जाते हैं और करते हैं लोग, और उससे मन को कहते हैं कि एकाग्रता आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो अवस्था मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि वो अवस्था ध्यान की नहीं है। ध्यान जो होगा उस स्थिति को जब परखा जाएगा कि जब जो व्यक्ति उस पोजीशन में आने के लिए तैयार हो रहा है, उस स्थिति में जा रहा है, तो क्या उसे पता है कि मैं कब ध्यानस्थ नहीं हूँ, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। अगर किसी को कह दिया जाए कि आप अपने श्वास पर ध्यान लगा लीजिए, श्वास को आती जाती है श्वास को देखिए, तो मन की, अब यहाँ मन की बात बताना बहुत ज़रूरी है कि मन जिसे रोकने की ही बात हो रही है, तो उसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। मन को कहा गया है कि
वो चंचलता, वो तेजी है उसमें जो प्रकाश से भी आगे दूर तक है। अच्छा। और आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति, कई बार हम कार्टून्स में देखते हैं तो टॉम एंड जेरी देखा करते थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जितनी देर में वो टॉम कुछ करता है तो जेरी जाके ना तुरंत वापस भी आ जाता है, वो चीज़ ले जाके वापस आ जाता है। बिल्कुल मन ऐसे भागता है। हमें कई बार लगता है कि हमने मन को अपने श्वास पर लगाया हुआ है और वो श्वास के साथ बंधा हुआ है, लेकिन कब वो बीच में जाकर दूसरा, क्योंकि वो तो तेज भाग रहा है, कब वो जाकर दूसरा काम कराता है और हमें लगता है कि नहीं अभी भी यही है। तो सबसे ज़रूरी है, सोचो कि जहाँ इतनी गहराई से मन को रोकना, यानी अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये उस चीज़ पर रुका हुआ है जो इसे काम दिया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि आप ध्यान में है या नहीं। तो बैठ जाना, सिर्फ आंखें बंद करके आपकी एक इंद्री को बाह्य रूप से रोकना मात्र है। स्थिर हो जाना आपके आसन में स्थिरता लाने के बराबर है। लेकिन जो मुख्य काम है वो होगा कि मन को ये देखना कि क्या तुम वही कर रहे हो जो तुमसे करने को कहा गया है। तो इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि भाई मन बाहर तो नहीं भाग रहा है। क्योंकि मन को एक ही चीज़, ध्यान को देखा जाए तो कुछ ऐसे है कि एक ही विचार पर रुक जाना। वो विचार कुछ भी हो सकता है। आप तस्वीर देख के, तस्वीर का चेहरा है, माता पिता का चेहरा है, भगवान का चरण है, या फिर आप अगर ज्योतिर्ध्यान की बात करें तो हमारे चक्र हैं, या फिर हम सूक्ष्म ध्यान की बात करें तो किसी भाव में आप खो सकते हैं, लेकिन है तो विचार ही। सही बात। जब अनेकों विचार से मन एक ही विचार पर स्थिर होने लगे तो उसे ध्यान कहेंगे। अब यहाँ रोकने की जहाँ बात आती है तो उसमें एक छोटी सी मैंने एक स्थिति सीखी थी कहीं से, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी कि जब भी कोई एक विचार, मान लीजिए मैंने अपने मन में कुछ भी बोलना शुरू किया कि भाई एक मंत्र है सोहम, मैं उसी पर अपने मन को यानी श्वास के साथ खुद को जोड़ना शुरू कर रही हूँ। अब सोहम के बीच में कुछ और आया नहीं आया, तो कई बार देखा लंबे लंबे टाइम तक बैठ जाते और कहते हैं हमने आज 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, 3 घंटे। तो सोहम के बीच में अगर एक बार भी आपका मन कहीं गया, बस उसी को देखना है कि मन गया, और मन के जाते ही इशारा करना है कि अब तुम हिले थे और मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम हिले थे और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो जैसे कोई, मान लीजिए हमने दूध को रखा है एक जगह गर्म करके और रात में बिल्ली आई और पी के चली, फ्रिज नहीं है भाई उस जगह, गांव देहात की बातें हैं, तो बिल्ली आई और पीकर चली गई। अगले दिन आपने कहा कि दूध को थोड़ा ऊंचे पे लटका देते हैं बिल्ली की पहुंच से, लेकिन बिल्ली तेज है, उसे दूध की आदत लग गई, उसने जंप किया, यहाँ चढ़ी वहाँ, दूध फिर से गिरा दिया, पिया नहीं तो गिर गया। अब तीसरे दिन उसने कहा कि हम देखते हैं थोड़ी देर कब तक आती है। वो बैठे 10-11 बजे तक उठे रहे, बिल्ली नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो सोने गए बिल्ली आई और दूध पी गई। तो यानी मन भाग रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। अब चौथे दिन उसने कहा कि ये तो बड़ा बुरा है, एक दिन नींद ही खराब कर लेते हैं। वो पूरी रात डंडा लेकर दरवाजे पर बैठ गए। बिल्ली ने देखा बैठे हैं, देखा बैठे हैं, देखा बैठे हैं, और इसी वजह से बिल्ली आई नहीं। उसने सोचा कि ये तो अब रोज़ बैठेंगे, छोड़ देते। यानी हमें जागरूक होना पड़ेगा। वो जो जागरूकता है वही ध्यान की पहला पहचान है। वाह, ठीक, वेरी नाइस। तो सर आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए इसके ऊपर। देखिए योग में क्या है, 2 तरह की प्रक्रियाएं हैं, अभ्यास हैं। एक है बहिरंग योग और एक है अंतरंग योग। तो बहिरंग योग का मतलब ये हुआ कुछ ऐसे साधन, कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे अभ्यास जो शरीर से आरंभ होंगे, जो देखने में सरल होंगे, अभ्यास में सरल होंगे और प्रारंभिक होंगे, शुरुआती होंगे। पहले उनको साधना पड़ेगा, जैसे आसन आदि हैं, और तब धीरे धीरे प्राणायाम के सुपात्र बनते हैं। प्राणायाम से प्रत्याहार, प्रत्याहार से धारणा और फिर ध्यान आदि की अवस्था घटित होती है। लेकिन 3 अंग्रेजी के शब्द हैं, वो हम सभी ने खूब ध्यान से सुना है और बड़ा फेमिलियर है हम सभी। एक है अटेंशन, दूसरा है कंसंट्रेशन और तीसरा है मेडिटेशन।
बेसिकली ये समानार्थी शब्द लगते हैं लेकिन समान अर्थ है नहीं। और योग में इसे ही अष्टांग योग में प्रत्याहार, धारणा और ध्यान कहते हैं। तो जो अटेंशन या प्रत्याहार की स्थिति है वो वास्तव में बाहर के विषय से क्षणिक समय के लिए, कुछ समय के लिए अपने स्व की ओर एकाग्र होना है। जैसे हम सभी ने प्रेयर असेंबली जब बचपन में की है तो याद है कि जब 100-200 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं और जो मास्टर कमांड आती है अटेंशन, तो चाहे हम कुछ भी सोच रहे होते हैं सोर्स कमांड के लिए बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगले सेकंड क्या होता है, फिर दिमाग कहीं चला गया, सही बात, मन में दूसरे विचार आने लगे और फिर कहीं इधर उधर उलझ गए। लेकिन ये जो स्थिति है क्षणिक एकाग्रता, इसको कहते हैं प्रत्याहार। योग में कहते हैं धीरे धीरे अभ्यास से जब इंद्रियां बाहर के विषय से वापस आना सीख जाती हैं तो थोड़ा देर ठहरने लगती हैं किसी एक विषय पर, लेकिन एक ही विचार लंबे समय बना रहे, तत्र प्रत्येकता ध्यानम, जैसा हमने कहा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तो ये ध्यान की स्थिति है। वास्तव में जो ध्यान है ये मन का संयम है, और मन का संयम समझने के लिए मन को समझना है। तो मन का स्वभाव मनन है, मतलब कोई न कोई विचार हमारे मस्तिष्क में लगातार चल रहा होता है। वेरी ट्रू सर। कोई न कोई विचार। और एक और मजेदार आपको बात बताएं, यदि मैं आपसे पूछूंगी अभी आप क्या सोच रही थी तो संभव है कि कुछ पास्ट या फ्यूचर के बारे में कोई विचार रहा होगा, संभव है। ट्रू। क्योंकि मन का स्वभाव है वो वर्तमान में बहुत कम समय रहता है, या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा। तो अतीत या भविष्य के विचारों के साथ मन सदैव संलग्न रहता है, वर्तमान में थोड़ा कम समय के लिए आता है। ध्यान की अवस्था अतीत और भविष्य की है नहीं, न ध्यान की न योग की। ये वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, वर्तमान का अनुभव, ये है योग और यही है ध्यान। तो इसके लिए अंतःकरण शब्द इस्तेमाल किया है, यानी बाह्यकरण मतलब बाहर की दुनिया को जानने के लिए हम कुछ हमारे उपकरण या इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसे हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। 5 सेंसेस है ना हमारे, तो हम बाहर के विषय को जानते हैं इंद्रियों के माध्यम से। जैसे आँख है तो बाहर का दृश्य बड़ा है, छोटा है, आकार की दृष्टि, या फिर रंग के हिसाब से कि कौन किस प्रकार का रंग है, स्वरूप कैसा है, ये आँख देखती है। शब्दों का ज्ञान कान से होता है। ये शब्द अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, तीखे हैं, कटु हैं, मधुर हैं, तेज हैं, धीरे हैं, इसका कान करेगा। ऐसे नाक अपना कार्य करती है, जीभ अपना और त्वचा अपना। तो ये हमारे बाह्यकरण हैं। जो अंतःकरण है वो अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। तो मन अंतःकरण का मतलब शरीर को यदि आंतरिक रूप से जानना है तो मन के साथ काम करना पड़ेगा। और मन को जानने के लिए या मन को समझने के लिए श्वास साधन है। बिना श्वास को जाने आप मन को नियंत्रित कर ही नहीं सकते। क्योंकि योग में जो प्राणायाम अभ्यास हम सभी करते हैं, तो प्राणायाम अभ्यास में एक बात कही गई है उस प्रकरण में, जब हठ प्रदीपिका हम पढ़ते हैं टेक्स्ट, तो उसमें कहा है चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। यानी हमारी श्वास और मन की गति, चित्त बोला है, चित्त और मन सामान्य रूप से हम अभी एक ही समझें। तो जैसी हमारी श्वास है वैसी मन की गति रहती है। श्वास यदि तेज तो मन तेज, या मन तेज तो श्वास तेज। जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि क्रोध के समय या गुस्से के समय किसी व्यक्ति को देखिए तो उसकी श्वास बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। यानी रेस्पिरेशन रेट पर मिनट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है व्यक्ति के स्वास्थ्य को बताने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वास प्रश्वास लेता है, सामान्य स्वास्थ्य का व्यक्ति। और बीमार व्यक्ति ज़्यादा लेगा, यानी 15 से 18, 20, 25, 30, 40 ऐसे हो सकती है। और जिसकी श्वास जितनी ज़्यादा है उसका जीवन उतना कम है, उसका जीवन उतना बीमारियों से जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति उतने तनाव से ग्रसित है। ये नियम है। और पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवरों को भी ध्यान से देखें तो जिसकी श्वास प्रति मिनट जितनी ज़्यादा उसका जीवन उतना कम है। जैसे कुत्ता है, 12 वर्ष अवस्था, श्वास की संख्या बहुत ज़्यादा। और उसके ठीक विपरीत जिसकी श्वास की संख्या बहुत कम है प्रति मिनट, उसका जीवन लंबा। कछुआ 200 साल। तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखिए कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ चतुष्टय, यानी जीवन का मकसद क्या है, पहले तो ये बात है। तो उन्होंने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जीवन इसलिए नहीं है कि सिर्फ खाए पिए और यहाँ से विदाई ले लिए। ये जीवन इसलिए है कि हम अपनी बेहतरी के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं और मोक्ष की अवस्था की ओर आगे बढ़ें।
यानी सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के जो अवस्था है उसे मोक्ष कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें श्वास का बड़ा रोल है। तो श्वास की जितनी हम रक्षा करेंगे हमारा उतना क्वालिटी लाइफ होगी, उतना उत्तम जीवन होगा और वही ध्यान की अवस्था होगी। और ये हम सरप्राइज होंगे इस बात को जान के कि प्राणायाम का अभ्यास या श्वास पर ध्यान देना ये श्वास की रक्षा करना है। एक प्राणायाम, मैं एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, वहाँ लोग रिटायरमेंट प्रोग्राम के समय एक उन्होंने वर्कशॉप रखी थी। तो उसमें ये था कि जो लोग रिटायर होते हैं उनको रिटायरमेंट के समय एक मुश्त पैसा मिलता है, कई लाख रुपए। तो लोग इमोशनल होकर के बाल बच्चियों में देखते हैं उनकी समस्या तो पैसा खर्च कर देते हैं। और साल 2 साल बाद उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अपने इलाज आदि के लिए भी बच्चों के आगे थोड़ा हाथ फैलाना अच्छा नहीं होता। तो आरबीआई ने प्रोग्राम किया तो उनको ये समझा रहे थे कि आपको किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, कौन सा अकाउंट खोलना है, कैसे निकालना है, इमोशनल नहीं होना है, पैसा अपने पास रखिए तो लंबे समय काम आएगा। जब मेरा टर्न आया तो मेरे लिए तो फाइनेंस मतलब मेरा विषय नहीं है। तो हमने योग के हिसाब से सोचा, तो हमने उनसे ये कहा कि हैव यू ओपन योर ब्रीदिंग अकाउंट। भाई बात तो अकाउंट की है ना। सही बात है। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा अकाउंट हो गया, आप सुनिए। अच्छा। यानी जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक वृत्तियां, केवल विचार आने से श्वास खर्च हो जाती है, तेज खर्च हो जाएगी। काम के विचार आए, लोभ के विचार आए, क्रोध के विचार आए, केवल विचार आने मात्र से श्वास तेज हो जाती है। तेज का मतलब जल्दी खर्च होती है। और ये भी बड़ा नियम है योग में। 100 साल का जीवन नहीं मिला हमें, श्वास की संख्या गिन के जीवन मिला है। अब यदि मुझे 100 रुपये मिला अपने कार्य के लिए और उसे धीरे धीरे बचा के खर्च करूं, संयम से चलूं, मेरे ऊपर है। सही बात है। या उसको जल्दी जल्दी खर्च करके और फिर परेशानी में आ जाऊं। श्वास भी ऐसे ही है। श्वास की संख्या जब गिन के मिली है तो जाहिर बात है कि योगियों ने देखा कि इसकी यदि हम रक्षा करना आरंभ कर दें तो हम स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ये बचेगी कैसे? तो उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की सकारात्मक वृत्तियों में, सकारात्मक व्यवहार में, क्षमा में, दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, परोपकार, पुरुषार्थ, दूसरे के बारे में मंगल कामना, ऐसे अच्छे विचार आए तो श्वास की रक्षा हो रही है। और नेगेटिव आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आवेग, आवेश, अहंकार, उत्तेजना, श्वास तेज खर्च होगी। फिर उन्होंने कहा कि प्राणायाम करने से और बचा सकते हैं। अच्छा। और हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि ये सामान्य साधकों के लिए पॉडकास्ट है, यदि कुछ समझ में नहीं आता ना, केवल श्वास को देखना आरंभ कर दीजिए। देखने मात्र से श्वास की रक्षा, और श्वास की रक्षा का मतलब उत्तम जीवन, स्वस्थ जीवन, मन संयमित और ध्यान की अवस्था। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि श्वास श्वास पर नाम ले, प्रत्येक श्वास पर प्रभु का नाम लीजिए। क्योंकि ये श्वास हमारी ताकत है नहीं, ये श्वास हम ले नहीं सकते। ये बड़ी कृपा है उस परमात्मा की, इष्ट की, कि उनकी कृपा से हम श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं। तो हर समय जिस भी चीज़ का हम उपयोग करते हैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा का सुमिरन करें, भजन करें, ध्यान करें, और उन्होंने कहें कि आपकी बड़ी कृपा है कि मैं जीवित हूँ। ग्रेटिट्यूड फीलिंग। और ये ध्यान यही सिखाता है हमें। तो उन्होंने कहा कि श्वास श्वास पर नाम ले, श्वास वृथा न खोए, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। न जाने इस श्वास का आवन होए न हो। हमें नहीं पता कि ये श्वास अगले क्षण है कि नहीं है। आज हम सब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगले क्षण का हमें नहीं पता। इसलिए जब तक हमारा अधिकार है, जब तक ये हमारे वश में है, तब तक उसकी रक्षा करें। इसके व्यर्थ खोने से, गंवाने से बचें। और वास्तव में यही विद्या ध्यान सिखाता है। वाह सर, आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन कई बार ये चीज़ें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। जैसे आपने बोला गुस्सा नहीं करना चाहिए, मतलब कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं, इंसान परेशान होता है, कुछ भी है, XYZ, किसी ने किसी को परेशान किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने कुछ और करा, तो कई बार सिचुएशंस हाथ में नहीं होती। उनको कैसे, लाइक आपने बोला ना कि आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, तो कैसे कंट्रोल करें इसके ऊपर? ये बहुत टफ सिचुएशन है। जैसे ध्यान, आपने बोला कि मन में और विचार नहीं आने चाहिए, मैम ने बोला विचार नहीं आने चाहिए। इंसान ट्राई करता है, ऐसा नहीं है ट्राई नहीं, मैंने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन चीज़ें आती हैं, जैसे मैम ने बोला ना, फिर पकड़ के लाना है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये करनी बहुत ज़रूरी है। और जो आपने, मुझे ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करना है कि जो लोगों के अंदर ये विचार आते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि जो सिचुएशंस हैं, कोई परेशान है,
एकदम से तो वो बोलेगा नहीं परेशान नहीं होना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि। जी जी जी, नहीं हाँ, सुन रहे इस चीज़ आपका को। प्रश्न बड़ा वाजिब है हाँ। और बड़ा प्रैक्टिकल है। लेकिन आप एक बात, आपके प्रश्न में एक बात छिपी हुई है। ये जितनी भी बात आपने की वो सब रेस्पॉन्सेस की बात है। रेस्पॉन्सेस का मतलब किसी भी घटना के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, यही तो है। भाई किसी ने यदि कुछ बोला और मैं उसके प्रतिक्रिया में क्रोध में किया, तनाव हुआ, सारी चीज़ें। इससे पहले का जो चैप्टर है, किसी भी घटना को हम रिसीव कैसे करते हैं, रिस्पॉन्स तो सेकंड चैप्टर है। घटनाओं को यदि सही संदर्भ में रिसीव करना सीख गए तो हमें पता चलता है। और इसीलिए योग हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है। उसमें एक बात हम और सीखते हैं, अनित्य और नित्य में भेद करना। अनित्य और नित्य में भेद करने का मतलब क्या चीज़ें परमानेंट हैं और क्या चीज़ें टेम्पररी हैं। बेसिकली हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जो टेम्पररी है उसे परमानेंट समझते हैं और जो परमानेंट है उसे टेम्पररी समझते हैं। सर थोड़ा एग्जांपल देके बताएंगे, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा पता चलेगा। जी जी, जैसा मैं अभी कह रहा था कि हम में से अधिकांश लोगों की ये समस्या है कि हम नित्य और अनित्य, नित्य का मतलब परमानेंट और अनित्य का मतलब टेम्पररी, दोनों में अंतर नहीं कर पाते या नहीं समझ पाते। कई बार जो चीज़ें टेम्पररी है उसको परमानेंट समझते हैं और जो परमानेंट है उसे टेम्पररी समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक अनुप्रेक्षा कराई जाती है, ध्यान का एक प्रयोग है। उस प्रयोग में उसका नाम है अनित्य की अनुप्रेक्षा। अनित्य का मतलब जो टेम्पररी है उसको आप जानिए कि क्या टेम्पररी है। तो उसमें क्या करते हैं, किसी ध्यानात्मक आसन में एक जगह व्यक्ति को बैठा देते हैं और आंख बंद करके जब व्यक्ति बैठता है तो उसको कहते हैं कि अब आप धीरे धीरे पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। तो बॉडी अवेयरनेस फील होती है कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी पीठ, मेरा पेट, मेरा हाथ पैर सब एकदम स्पष्ट होता है। फिर कहते हैं कि जो आपने कपड़े पहने हैं ना उसके प्रति सजग हो जाइए, तो उसका भी फीलिंग, टच फीलिंग होती है। फिर कहते हैं जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह के प्रति सजग हो जाइए, तो जगह भी पता चलती है। जिस कक्ष में आप बैठे हैं रूम में उसके प्रति सजग होइए। फिर धीरे धीरे ये यात्रा वापस होती है कि जिस कक्ष में आप बैठे हैं वास्तव में इस कक्ष में आपका बैठना एक संयोग है और जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। आप कहते हैं ये बिल्कुल ठीक बात है, आज जिस कक्ष में इस रूम में बैठे हैं तो कल दूसरे रूम में बैठेंगे, ये तो बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं ये। फिर कहते हैं कि जिस मैट या जिस आसन पर आप बैठे हैं आपका इस समय इस आसन पर बैठना भी एक संयोग है, जिसका संयोग है उसका वियोग। आप कहते हैं ठीक, आज यहाँ बैठे कल वहाँ बैठेंगे। फिर कहते हैं जिस वस्त्र को आपने धारण किया आपका इस समय इस वस्त्र का धारण किया जाना भी एक संयोग है, जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है, कल दूसरा कपड़ा पहन लेंगे। तो हम कपड़ा बदलते समय रोते हैं क्या? नहीं रोते। पश्चाताप करते हैं क्या? नहीं करते। फिर कहते हैं कि जिस शरीर को आपने धारण किया है आपका इस समय इस शरीर में होना भी एक संयोग है, जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। अर्थात शरीर से भी मुक्ति होनी है, इसलिए शरीर भी टेम्पररी है। उतनी ही देखभाल, क्योंकि शरीर प्रयोगशाला, इस पर योग के प्रयोग करने हैं, देखभाल तो जरूरी है, लेकिन इसके प्रति ममत्व नहीं होना है। और जीवन में वास्तव में जैसे आपका प्रश्न था कि अनेक प्रकार की तनाव की स्थितियां, तो परिस्थिति को हम रिस्पॉन्स से ज़्यादा पहले रिसीविंग पैटर्न पर काम करें। किसी व्यक्ति ने ये कहा कि तुम गधे हो और हम चिपो चिपो करना शुरू कर देते हैं। किसी ने बोला कि तुमसे ये काम नहीं हो सकता, हमारी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। हम विचारों, हमारे यहाँ एक अध्यापक रहे श्री प्रेमचंद रावत जी कवि जी, वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहते थे। वो कहते थे हम सभी एक दूसरे की विचारों की फुटबॉल हैं, जो जिधर ही किक कर दे हम वैसा फील करते हैं। किसी ने कहा आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो तो 4 बार शीशा देखेंगे। किसी ने कहा कि आप बीमार लग रहे हो तो हम बीमार फील करने लगते हैं। वास्तव में ध्यान हमें इन शब्दों के पीछे हमारे अस्तित्व को बताता है कि मैं हूं कौन। और जब आपको अपने अस्तित्व का बोध हो तो इन शब्दों का कोई प्रभाव आप पर पड़ता नहीं है। कोई अपशब्द कहे, देखिए संत परंपरा में भी आप देखिए, ऐसा नहीं कि उनका सब जगह सम्मान हुआ है। बड़ी उपेक्षा, बड़ा अपशब्द सुना उन्होंने, बड़ी उपेक्षा, तिरस्कार झेला जीवन में, लेकिन वो ध्यानस्थ अवस्था थे, उन्हें इससे कोई फर्क पड़ता नहीं था। सामान्य व्यक्तियों को ऐसी स्थिति कैसे होगी उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे यदि क्रोध आए तो हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है कि जब किसी व्यक्ति को क्रोध आए तो उसको 1 गिलास पानी पिलाइए। होता क्या है, पानी पीने से क्रोध नहीं शांत होता। जब तक हम पानी पिएंगे श्वास रुक जाएगी, और जब श्वास रुकी तो विचार रुक गए। तो जब विचार रुके का मतलब जो क्रोध की स्थिति थी वो रुक गई।
यानी हम श्वास के ही प्रयोग केवल श्वास को देखना शुरू करें ऐसी स्थिति में, जब आपको किसी पर क्रोध आए, जब आपको किसी के प्रति गलत विचार आए, केवल श्वास को देख लीजिए। देखने मात्र से कुछ सेकंड में ही वो स्थिति आपके लिए उतनी खतरनाक नहीं होगी, उतनी घातक नहीं होगी, उतनी अहितकर नहीं होगी, बल्कि उसका सामना आपको समझ में आएगा कि इस कहने का क्या मतलब है और इसका मेरे ऊपर प्रभाव होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये श्वास जो है वो एक सबसे बेहतरीन उपकरण है और मैं समझता हूँ विश्व की कोई ध्यान पद्धति ऐसी हो ही नहीं सकती जो श्वास की उपेक्षा करे, श्वास पर बात ही नहीं करे। तो एक ही साधे सब सदे और सब साधे। तो मैम आप कुछ बताइए इस बारे में। जैसे विनय जी ने कहा कि मन को एकाग्र करना, और आपका सवाल भी था कि कैसे अगर तनाव आ गया है या दुखी हैं तो कैसे मन शांत हो सकता है, कैसे एकाग्र हो सकते हैं। कह देना बड़ा आसान है, सही बात है, लेकिन कर लेना भी बहुत आसान है। जरूरी नहीं है कि दुख भरी हुई विचार ही हमें परेशान करते हैं, कि आपको दुख हुआ और आप परेशान हो गए, नहीं। किसी ने तनाव दिया और आप परेशान हैं, नहीं। सारा खेल है हमारे 3 तरह की अवस्थाएं। हम या तो भूतकाल में जीवित रहते हैं या भविष्य में जीवित रहते हैं, और जहाँ रहना चाहिए वहाँ से हमेशा भागते हैं, वर्तमान में। तो ध्यान क्या करता है, ध्यान क्या अवस्था है, हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। तभी तो हम कहते हैं एक विचार, कि मान लीजिए एक चीज़ पर काम करने को कह दिया, तो वो मन अगर पीछे चला गया तो वो नहीं हो पा रहा है, मन अगर आगे की सोचने लगा तो भी वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो विचार हैं इनसे मुक्ति, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि विचारों से कैसे मुक्ति करें कि हमें किसी तरह का मन में भाव ही ना रहे कि हम दुखी हैं या सुखी हैं। अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सबसे जो हमारा मन है वो सबसे पहले जो विमुख होता है वो वर्तमान के विचारों को कंट्रोल करना बहुत आसान है। भाई अभी आपको कहीं जाना है, आप सोच रहे हैं, आप बैठे हैं, आपने चाय पीनी है, ये करना, आप कह देंगे नहीं ये सब नहीं, अभी जो पढ़ रही हो इसी पे ध्यान लगा देना, इसी को पढ़ लेते हैं हम, अभी नहीं। तो रुक गए क्योंकि वर्तमान के हैं। कह दिया नहीं ध्यान किताब पे रहेगा, कुछ और नहीं सोचना, रुक गए। उसके बाद सेकंड नंबर आता है जो भविष्य के विचार होते हैं। अब ध्यान तो विचारों को रोकना ही है ना, हम ध्यान पे ही चल रहे हैं। तो हमारे भविष्य के विचार कैसे रुकते हैं कि उनके लिए भी थोड़ा सा वर्तमान से थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि हमने सोचा कि हमें आगे ये पढ़ाई करनी है, इसके बाद इस नौकरी में जाना है, तो आप सोचेंगे पहले पढ़ तो लें। तो आप अपने मन को रोक सकते हैं क्योंकि आपने उसे देखा नहीं, पहचाना नहीं, वहाँ गए नहीं। लेकिन सबसे मुश्किल जो होता है मन को रोकना वो है हमारे भूतकाल की, पास्ट में जो हो चुका वो हमें जीने नहीं देता। वही चीज़ें हैं, हम अच्छे भले घर में बैठे हुए हैं, पड़ोस से एक व्यक्ति आया जिससे आपकी बहुत पहले किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, उसे देखते ही आपका मन ये फिर आ गए हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा था तब, या फिर ये तब मुझे बड़ा कहते थे कि आपके पास ये नहीं है, आज देखो मेरे पास सब कुछ है। अहंकार भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, सुख भी आ रहा है, सब चीज़ें। अब विचार तो विचार है। कोई बच्चा अगर बहुत पहले समय में 10th में मान लो कि उसने 100 में से 100 मार्क्स हर सब्जेक्ट में लिए, उसकी न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी फ़ोटो छपी है, वो आ रहा है, टीवी में आ रहा है। वही बच्चा पढ़ते हुए जब कॉलेज जाता है तो उसका कॉलेज में जाने का उसका वातावरण बदलता है। मान लीजिए कि उसके सब्जेक्ट पे पकड़ उतनी नहीं हो पाती, या उसने अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि वो ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई पर, तो उसे वो समय याद आता है। वो कहता है कि मुझे अब कोई पूछ नहीं रहा, पता है मैं 10th में फर्स्ट आया था तो मेरे ये नंबर थे। वो जो इतनी बड़ी खुशी थी, अब कह रहे हैं ना खुशी में तो दुख में ही सिर्फ परेशान होते, नहीं, बहुत बड़ी खुशी थी। वो विचार उसने एज इट इज़ रख लिया। अब वो ऐसा कर क्यों नहीं पा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, वो उसी में लिप्त है। तो कहा जाता है कि योग में विचार किसी भी तरह का हो, वो सारा बंधन ही है। तो हमें सबसे बड़ी जो मुक्ति चाहिए वो चाहिए पास्ट से, जो बीत गया उससे मुक्त होकर हमें वर्तमान में आना है। वर्तमान में रहते हुए आगे की तरफ हमें भागने से खुद को रोकना है।
ये ध्यान है। और यही अवस्था हम कैसे कराते हैं कि कुछ अभ्यास दे देते हैं लोगों को कि आप आज क्या करेंगे कि मन को रोकने के लिए श्री राजकुमार जी शर्मा जी मेरे टीचर रहे हैं योग के जिनसे मैंने अभ्यास सीखे, तो उन्होंने भी सीखे होंगे ये अभ्यास कहीं से, तो उन्होंने एक पद्धति मुझे बताई थी ध्यान की और मुझे वो बहुत पसंद आई और बहुत आसान भी लगी और मतलब उससे समझ भी आता है कि हम कर क्या रहे हैं और क्या सच में ऐसा होता है। तो उन्होंने 3 तरह की ओम की बात कही थी, यानी 3 उन्होंने क्रियाएं बताई हैं कि जब हम तेज कुछ भी करते हैं तो तीव्रता जब होती है तो वो स्थिति हमें क्या करती है, हमारे मन को रोक देती है। आपने देखा होगा कि जब आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका मन बहुत सारी बातों में लगा हुआ है, लेकिन अगर अचानक से कोई कप गिरे या उसकी, या आपने दिख नहीं रहा है आपको क्या हुआ, या बाहर से कोई बहुत कांच टूटने की आवाज़ आए, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ चला जाएगा? उधर ही चला जाएगा। तो ऐसे आप ज़्यादातर देखेंगे कहीं भी ध्यान की जब कुछ क्रियाएं कराई जाती हैं तो उसमें तेज श्वास की गति, जैसे कहेंगे कपालभाति करिए, भस्त्रिका कीजिए। दूसरी स्थिति में धीमा लंबा गहरा श्वास, जैसे नाड़ी शोधन रख देते हैं। तीसरी स्थिति में भ्रामरी, यानी मन को श्वास के साथ अब आपने बंधन बना लिया कि आपने श्वास धीमा लंबा ले रहे, लेकिन उसमें कुछ बांध के देखने कि क्या अब भी मन रुक रहा है या भाग रहा है। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं बहुत सारी चीज़ें कि अब एक ही चीज़ पर मन को बांधकर एक विचार पर उस पर रुक जाइए। तो इसी तरह की एक प्रक्रिया उन्होंने बताई है कि पहले तो अपने श्वास से अपने मन को अंदर लेकर आओ, मन को अंदर ले आए, फिर मन को रोको, धीमी गति से चलाना सिखाओ, नाड़ी शोधन हो गया। फिर मन को अपनी तरफ से एक विचार दे दो, भ्रामरी टाइप कुछ भी, अपने ध्वनि एक दे दी, मकार दे दिया कि इस पे रुको, रुकने लगा। फिर उसे कहा कि अब विचारों को मारना शुरू करो, कि तेज गति से ओम का जाप करो, जल्दी जल्दी ओम का जाप करो। तो जब हम तेज गति से ओम का जाप करते हैं तो हमारा मन किधर भागता है? आप सभी को पता ही होगा कि मन हमेशा पीछे भागता है। हम पहले ये थे, हमने ये किया, हमारे पास ये था, हमारे साथ ये हुआ, सही बात। दुख हो गई, तो वहाँ से खींच कर लाना है उसे हर बार। और जब मन हटने लगे वहाँ से, तो फिर मध्यम ओम का जाप करते हुए एक विचार ले लिया आपने, मान लीजिए पुराना, कि इसे आज खत्म ही कर देना है। तो विचार कैसे खत्म होते हैं? आपने सामान्य सी स्थिति में देखा होगा, आपके मन में कुछ चल रहा है तो फिर आप कहेंगे कि क्या करें, तो बात करनी होती। पहले कहते थे ना, अरे भाई शांत हो जाओ, बात करो, बात करके समझाओ, ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में बात कर लो, शांत हो जाओ। तो वो स्थिति जब आ जाती है हमारी, तो मध्यम जाप वैसे ही किया जाता है कि आराम आराम से ओम ओम की बातें करके उस विचार को समझ ले कि कहना क्या जाता है। कई बार तो हमने विचारों को हम मृत अवस्था में लेके ही नहीं जाने पाते ना, हम उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे मोबाइल में पता नहीं कितनी सारी वीडियोस हैं, कभी देखनी नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐप आपने डाले हुए हैं, वो पड़े हुए हैं ना, जिनका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन आपको तो परेशान करते हैं वो। कभी कभी आपका फ़ोन कभी भी कहता है बैटरी बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि ऐप ज़्यादा है। तो वैसे ही है हमारे अंदर। अब अगर हम उन्हें खाली करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे ख़त्म कर दें, हम ख़त्म करना ही नहीं चाहते। हम उनमें उन्हें लेके इकट्ठा करके खुश हैं, घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उसी में दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। तो हमारा प्रथम जो कर्तव्य है वो है पुराने विचारों को एक एक करके ख़त्म करना। और डिलीट कैसे होंगे वो, कि हर एक विचार पर, ये नहीं कि गलती से कुछ भी करके ख़त्म कर दें, उसको पूरी तरह देखकर समझकर और फिर उसे लाइफ से पूरी तरह से हटा देना। और जब पुराने विचारों पर मन नहीं जाएगा तो रह जाएंगे भविष्य के। भविष्य को मैंने पहले ही बताया है कि बहुत आसानी से रुक जाता है मन वहाँ से, और वर्तमान में जीने लगे तो फिर स्थिति आ ही जाएगी। और सारा खेल है अभ्यास करने का। वो जो अभ्यास आप 1 घंटे करते हैं बैठकर, उसका प्रभाव कब आता है कि आदत पड़ जाती है मन को। आपने 1 घंटे उसे कहा कि रुको रुको रुको,
तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो जब भी आप कुछ करने हैं, अभी वहाँ बैठकर तो आप सिर्फ श्वास के लिए कह रहे थे कि यहीं पे ध्यान लगाओ, रुको रुको रुको। उसके बाद आप मान लीजिए कि खाना बना रहे हैं, तो आपका मन इधर उधर, आप कहते हैं नहीं खाना बनाना है, रुको। तो मन को आदत पड़ी हुई है, उसने सीख लिया है कि जब ये कहेंगे यहीं रहो तो वो रहेगा, तो वो आदत काम आती है। फिर 24 घंटे फिर वो आदत आपके काम आती है। 1-1 घंटे का अभ्यास, चाहे आप कहीं पर जाकर 20-25 दिन का अभ्यास कराएं, या किसी संस्थान में रहकर 2 महीने कर लें, या कहीं आप 1 घंटे बैठ के रोज़ घर में अभ्यास कर लें, तो वो 1 घंटे का प्रभाव नहीं आता आपके शरीर पर। आपको लगे कि 1 घंटे या 20 दिन हम कराएं तो हम बहुत, हमारे लिए ये हमेशा के लिए हो गया। वो प्रभाव कैसे करता है? आदत पड़ जाती है मन को कि भाई हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा, हमने आदत डाल दी है उसे। मैं आदत डाल रही हूँ, रोज़ आदत डाल रही हूँ। तो जब भी हम उसे कहेंगे कि अरे ठहरो, तो उसने सीखा हुआ, अरे इन्होंने मुझे बड़ा तंग करके 1-1 घंटे ठहरना सिखाया हुआ, तो मुझे ठहरना पड़ेगा। तो वही आदत ध्यान। तो मैम जैसे आपने बताया कि जो हमारे पीछे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या पास्ट में जो भी हमारे साथ घटनाएं घटित होती हैं, हम उन्हीं को लेके बैठे होते हैं। उन्हें हमें खाली करना है बेसिकली, अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छा करना है, अपने आगे के समय को या वर्तमान को या भविष्य को अच्छा करना है। तो कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो जिनको निकाल पाना लाइक वो हर 1 सेकंड आपके दिमाग में चल रही होती है, हर सेकंड। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो हो सकता है अभी भी मेरे दिमाग में वो चल रही हूँ। तो किस तरह से उनको अलग कर सकते हैं? मतलब इट्स नॉट ईजी अलग करना, मतलब बोलना आसान है लेकिन अलग करना, वो चीज़ें जो आपको इतनी सालों से तंग कर रही हैं, जो आपके साथ चीज़ें खराब हुई हैं लाइफ में पीछे पास्ट, तो कैसे हटा सकते हैं लोग? इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ है। अभ्यास और अभ्यास यही है। तो अभ्यास कैसे किया जाता है कि हमें लगता है कह देना कि मन को, उस विचार को पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पहले उस विचार को, जहाँ आपका मन बहुत ज़्यादा जाता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो पहले उसे समझ लेना है कि क्यों ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो भी आपको मिल रहा है अभी, जो आपके पास है या आने वाला, आपको उसका भी पता है कि मेरे पास ये सब होने वाला, फिर भी आप वहीं पर हैं, आप वहीं खड़े हैं, वही आप, उसी लकीर से आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो इसमें उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि इतनी क्या ज़रूरी बात है वो, या इतना क्या महत्व है उसके अंदर कि आप वहाँ से हटना ही नहीं चाहते। हटना तो पड़ेगा। अब हटना पड़ेगा तो पहले इसका मतलब उस विचार के महत्व को समझना पड़ेगा कि वो क्या था। मान लीजिए हम सबसे दुख भरी बात कर देते हैं, किसी महिला का, अगर कोई स्त्री है, उसका बच्चा, एक 5 साल का बच्चा अगर मृत अवस्था में चला गया है, उसके बाद उसके 2 बच्चे 3 बच्चे और हो चुके हैं, वो बच्चे जवान भी हो गए, लेकिन उसे हमेशा वो बच्चा याद आएगा। सही बात है, ठीक है। अब वो उसमें खो क्या रही है कि जब वो देख रही है कि उसका अपना दूसरा बच्चा 5 साल का इतना बड़ा होके मिला था, तो वो जो इतना बड़ा होके मेरा पहला बच्चा मरा था, वो दुख में है, तो वो उस सुख को खो रही है जो अभी हुआ। और वो जो सुख उसने अभी खोया है वो भूतकाल बन जाएगा। थोड़े टाइम बाद देखेगी, मैं पुराने उस बच्चे के चक्कर में इसके वो 5 साल वाला जो साल था उसमें जो खुश होना चाहिए था मुझे, मैं वो नहीं हो पाई, एक और उसने उसके लिए तैयार कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई जादू है या योग में कुछ ऐसी क्रिया है कि कर जाए। इसके लिए मन को अभ्यास कराना पड़ेगा कि सही और गलत का अभ्यास क्या है, उसमें ज़रूरत कितनी है वहाँ पर रहने की। सबको पता होता है, सच्चाई सबको पता है कि ज़रूरत नहीं है, जानबूझ के बने रहते हैं। तो हम एक अभ्यास करते हैं उसके लिए। क्षमा आपने सुना होगा, माफ़ करना और माफ़ी मांग लेना, 2 ही अभ्यास है कि अगर मुक्त ही होना है उन विचारों से। आपके साथ किसी ने बहुत गलत किया एक समय में, बहुत ही गलत कर दिया, और आपको उससे मुक्त होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो व्यक्ति विशेष तो आपके सामने नहीं, वो मृत भी हो गया। लोग तो 60-60, 80-80 साल तक ढोते हैं ना विचारों को, तो वो व्यक्ति मर भी गया, मान लो सब कुछ हो गया।
अब वो आएगा तो है नहीं जीवित होके कि आपसे माफ़ी मांगे, आप उसको कहो कि भाई तुम्हारे साथ मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, तब मैं मुक्त हो पाऊंगी। और ये भी क्या गारंटी है कि तब भी हो जाए मुक्त? क्योंकि जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मुक्ति नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक ही चीज़ है, माफ़ कर दीजिए। जो भी उसने किया, जैसा भी चला, आपको एक ही बात करनी है कि माफ़ कर दीजिए। अब वो व्यक्ति विशेष को, जब आप उस विचार को इतने ढंग से संभाल के रखा हुआ है तो यानी आप वहीं पर चले जाते हैं जीने के लिए, तो उसी समय में जाकर और उसे माफ़ कर दीजिए जिसने आपके साथ गलत किया। अब जरूरी नहीं कि विचार ऐसे ही हों कि जहाँ दूसरे ने गलती की है। कई बार हमारी भी गलतियाँ होती हैं और हम उस समय पर उसे क्लियर नहीं कर पाते और हम किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन मन को पता है कि हमने किया था, तो वहाँ पर क्षमा मांग लीजिए। तो दो ही चीज़ है, क्षमा कर दीजिए तभी तो उस विचार से मुक्त होंगे, या क्षमा मांग लीजिए। यही एक तरीका है मन को भूतकाल से भविष्य की तरफ धीरे धीरे वर्तमान में स्थिर करने का। वाह। देखिए, ध्यान के बारे में समाज में बहुत से प्रयोग प्रचलित हैं। ऐसा नहीं कि लोग उसके बारे में जानते नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन की सप्लाई तो है, लेकिन वो अप्लाई नहीं है। तो अब ज़रूरत अप्लाई करने की है। जैसे आजकल का एक कॉन्सेप्ट है विंडो शॉपिंग। लोग जाते हैं, कोई एक जगह देखते हैं, फिर वही चीज़ दूसरी जगह देखते हैं, फिर तीसरी जगह देखते हैं। ज़रूरत है तो खरीद नहीं रहे हैं, जबकि कई जगह उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही स्पिरिचुअल शॉपिंग चल रही है आजकल। हर तरह का ध्यान लोग खाली जाके देखते हैं, यहाँ क्या करा रहे हैं, यहाँ क्या करा रहे हैं, यहाँ क्या करा रहे हैं। ठीक है, ये जानना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बात इन्फॉर्मेशन सप्लाई की है ही नहीं, चीज़ें आप जान गए। बात एक तत्व अभ्यास की है, बात उसकी प्रैक्टिकलिटी की है। और इसीलिए जब तक वो अभ्यास नहीं होगा तब तक ध्यान की अवस्था होगी नहीं, तार्किक रूप से बिल्कुल नहीं हो सकती। और छोटे छोटे नियम, मैं तो सभी पॉडकास्ट के साधकों को ये बात बड़ी प्रमुखता से, और इस होपकास्ट विद आशा नाम इतना अच्छा, एक उम्मीद, एक आशा की किरण, एक जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोण की जो बात है वो ध्यान से घटित होगी। और इस ध्यान में होगा क्या? छोटे छोटे प्रयोग, जैसा मैडम ने भी कई चीज़ें उसकी तरफ रेखांकित किया है। और ये छोटे प्रयोग इतने सरल हैं, बस एक बार शुरू तो करें। इस बात को ये न समझिए कि इतना छोटा प्रयोग से क्या होगा। जैसे यदि मैं कहूँ कि पीठ सीधी करके, इंडिपेंडेंट पीठ सीधी करके, विदाउट एनी सपोर्ट आप बैठिए, 5 मिनट रोज बैठिए आंख बंद करके। ये कठिन काम है, आसान नहीं है। बिल्कुल पीठ का बिना सहारा लिए यदि हम सीधे बैठें और आंख बंद करके बैठें और कार्य हमें कुछ है नहीं, तो ये कठिन काम है, लेकिन ये बड़ा जरूरी काम है। क्योंकि जितनी हमारी पीठ सीधी रखने की योग्यता होगी, हमारा ध्यान उतना सरल होगा, हम उतने कम डिस्ट्रैक्टेड होंगे, हम उतने ज़्यादा एकाग्र होंगे। केवल एक छोटा सा नियम है। अभी हम सभी देखिए कि दैनिक दिनचर्या में कितनी देर इंडिपेंडेंट पीठ को सीधा रख के बैठते हैं। सोफे पर बैठे तो पीछे सपोर्ट, बेड पर लेटे तो बेड का सपोर्ट, और खड़े रहने में भी अधिकांश समय मूवमेंट ही है। तो ध्यानात्मक आसन इसका एक रहस्य है। आसन 84 लाख हैं। 84 लाख आसनों को अलग अलग कैटेगरी में बांट के जो सर्वश्रेष्ठ आसन, जो सबसे बढ़िया आसन बताया गया, आप जान के हैरान होंगी। और ये बात दर्शकों को भी जानना चाहिए, यदि वो कठिन आसनों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो शास्त्र क्या कह रहे हैं कि सबसे कठिन आसन कौन सा है? सिद्धासन, ध्यानात्मक आसन है, मेडिटेटिव पोस्चर है। यानी आंख बंद करके सीधे बैठना, ये श्रेष्ठ स्थिति है, आसनों में सबसे ऊंची स्थिति है, और जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये सरल भी है, एक तरीके से देखिए तो बहुत सरल है। सही बात है। कितना ही आसान है कि हम ध्यानात्मक आसन का मतलब, यदि हमें समझ में नहीं आता कि सिद्धासन क्या होता है, यदि हम नहीं जानते कि पद्मासन क्या होता है, तो पालथी मार के बैठना तो जानते हैं ना, और पीठ सीधा रख के बैठना भी जानते हैं, आंख बंद करके थोड़ा देर जगना भी जानते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में देखिए कि आंख बंद करके देखने की स्थिति ये ध्यान है। अभ्यास क्या हमारा है? आंख बंद करो मतलब सो जाओ। बचपन से आज तक हमने ये सीखा है कि आंख बंद करने का मतलब सो जाओ।
ध्यान हमें सिखाता है कि आंख बंद करो और जग जाओ, कान बंद करो और सुनो, बिना कुछ खाए स्वाद ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के जैसे विषय बाहर हैं, वैसे इंद्रियों के विषय शरीर के अंदर हैं। इसीलिए इसे अंतरंग योग कहते हैं ध्यान को। वाह। तो छोटा प्रयोग यही मैं कह रहा हूं उनको कि आप एक बार बैठना आरंभ करिए, 5 मिनट के समय से आरंभ करिए। उस बैठने में शुरुआत में असुविधा होगी, बहुत से विचार आएंगे, आप व्यथित हो जाएंगे, बीच में आँख खोल देंगे, लेकिन एक व्रत लेके बैठिए कि चाहे 5 मिनट। आप खुद भी इस बात को समझिए ना कि यदि 5 मिनट बैठना हो तो हमें बहुत आफत आती है। उसमें कितनी बार हम आँख भी खोल लेंगे, पोस्चर भी चेंज करेंगे, उसी समय चींटी आएगी, उसी समय मच्छर काटेगा, उसी समय कोई पुरानी बात याद आ जाएगी, उसी समय हमें ऐसे लगेगा कि अरे खुजली भी हो रही है, जरा हाथ खुजा। 5 मिनट में ही सारी समस्याएं आ जाती हैं। और 3 घंटे की मूवी देखते हैं और हिलते नहीं हैं। यानी बाहर का जो दृश्य है वो बड़ा रोचक है, उसमें उलझना आसान है, और वही सब समस्या की जड़ है। तो उन्होंने कहा कि अंदर भी जुड़िए। तो जब हम अंदर जुड़ना शुरू कर देते हैं तो देखते हैं कि बाहर की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो छोटा प्रयोग यही है कि ये करके यदि देखें तो हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के, शुरुआत में असुविधा होगी, लेकिन धीरे 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 बाहर के विषय सुख देने वाले हैं। सुख का अर्थ इंद्रियों को अच्छा लगने वाला, लेकिन सुख का विलोम है दुख देने वाला। जो सुख देगा वो दुख भी देगा। अंदर के विषय सुख दुख से परे आनंद है, और आनंद का कोई विलोम नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि यदि आप ध्यानात्मक आसन में 5 मिनट बैठना आरंभ करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। और स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के फाउंडर मेंबर थे, वो कहते थे ध्यान की अवस्था का अनुकूल, या ये कह सकते हैं उसके लिए एलिजिबल साधक कौन है, जो आधे घंटे बिना हिले डुले बैठ सके। तो समझिए कि ध्यान के अच्छे उसको अनुभव होना आरंभ हो जाएंगे केवल बैठने से। कुछ ना करें, सिर्फ इतना ही। तो हम देखें कि दिनचर्या में एक नियम जरूर बनाएं, जिसमें हम कुछ समय 5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय अवधि बढ़ाएं। जब हम बिल्कुल सीधे बैठे, आंख बंद करें, और आंख बंद करके करना क्या है, 2 ही काम है। विचारों को देखना शुरू करिए तो पता चलेगा ये अतीत के विचार हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जीवन में कई घटनाएं आती हैं, विचार प्रेक्षा, केवल विचार को देखने से विचार चले जाते हैं सदैव के लिए। विचारों का विरेचन होता है क्योंकि हम उसका सामना करते हैं। विचार को देखते हुए यदि आपको लगे कि कुछ नया प्रयोग करना है तो आप श्वास को देखना आरंभ करिए। श्वास के बारे में एक नहीं, अनेकों जानकारी हो सकती है। श्वास, श्वास का स्वर, श्वास की प्रकृति, श्वास का आयाम, श्वास का तापमान, स्पर्श बिंदु, ऐसे अनेक विषय। तो ध्यान की प्रक्रियाएं वास्तव में बाहर से कोई देख के समझना मुश्किल है। जैसे आसन तो आप देखते हैं और वैसा कर लेते हैं, लेकिन ध्यान वास्तव में इसमें बहुत ज़्यादा, जैसा मैडम ने अभी इशारा किया था इस बात की तरफ स्पष्ट, कि इन्होंने कहा कि इसके बहुत से इंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकते। इसकी विधि बताया, उस विधि पर आपको अभ्यास करना है। और हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि हमारे संस्कार अलग अलग हैं ना, दमित विचार अलग अलग हैं। सबका जीवन एक सा नहीं चलता, सबके जीवन में सुख ही नहीं है, दुख भी है। और ऐसे दुख हैं और ऐसी घटनाएं हैं जो मन से आसानी से नहीं निकलती। सही बात है। तरीका यही है कि जब हम लंबे समय बैठें और शरीर को शिथिल करें, 2 चीजें हैं। जब तक शरीर हिलता डुलता रहेगा तब तक मन पर काम नहीं होगा। शरीर को हिलना डुलना बंद करना ही होगा। और इसीलिए आसन भी क्या है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर करिए शरीर को, तो होगा क्या, ततो द्वंद्वा न विघाता। मन के भी द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। न लाभ है, न हानि है, न जय है, न पराजय है, न अच्छा है, न बुरा है, न नैतिक है, नैतिक। हम प्रभावित नहीं होते। न धूप है, न सर्दी है, न गर्मी है। जो है आप समत्व भाव में आ जाते हैं एक छोटे आसन के अभ्यास से। अब आप सोचिए कि जब हम ध्यान का अभ्यास करने लगें, इस तरीके से बैठने लगें, तो जीवन में जो अधिकांश समय क्यों है, अधिकांश समस्याएं इसलिए हैं कि हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं जो हमारी ज़रूरत भी नहीं, और उसकी रक्षा में परेशान हो जाते हैं। जमीन, जायदाद, धन संपत्ति, ये तो है ही है। इसके अलावा देखिए ना, मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ, बचपन में सुनते थे, हमारी अध्यापिका रहीं, जिनके पास इतनी साड़ी का संग्रह था कि साल भर में एक साड़ी एक दिन पहनती थी। ओह माय गॉड।
बात उसकी नहीं है कि आप कितने संपन्न हैं, बात यह है कि आपने अपना दायरा कितना बढ़ाया, उलझन का दायरा। योग सदैव कहता है अपरिग्रह, कम से कम चीजों में रहिए, भटकाव कम होगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमने जीवन में ऐसी चीजें इकट्ठा कर ली जो हमारे लिए समस्या का कारण हो जाता है। एक मजदूर व्यक्ति को देखिए जिसके पास आर्थिक बहुत संपन्नता नहीं होती, लेकिन जिस चैन की नींद वो सोता है, हम आप नहीं सो सकते। क्यों? संग्रह वृत्ति नहीं है। अभी हमारे साथ सभी के साथ समस्याएं मेरा 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 घर, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा मेरा मेरा। ध्यान हमें सिखाता है ममत्व, इसे कहते हैं, मेरा मेरा, इसे कहते हैं हम समत्व की तरफ। आज का दिन हमारा अंतिम दिन है। यदि हम ये सोच ले तो हम एक भी गलत काम ना करें। हम तो ये सोचते हैं कि हम अजर अमर होके आए, और शायद इसीलिए तमाम प्रकार की विकृतियां होती हैं। यदि किसी को व्यक्ति को यदि पता चले कि आपका जीवन आज ही का जीवन है, आज के बाद खत्म, मैं यकीन और दावे से कह सकता हूं कि उस दिन विशेष में उससे एक भी गलत काम नहीं होगा। और इसीलिए डेथ स्टेटमेंट जो लिया जाता है वो कानून की भाषा में इन क्वेश्चन नहीं है। ऐसा व्यक्ति गलत बोल नहीं सकता। ध्यान की अवस्था हमें रोज मृत्यु का साक्षात कराती है, रोज प्रतिदिन। फिर कहाँ काम, कहाँ क्रोध, कहाँ लोभ, कहाँ मोह, कहाँ ईर्ष्या, कहाँ प्रतिशोध। फिर तो सर्व कल्याण, सदैव कल्याण, सबका कल्याण, ऐसी भावना आती है। एक काम तो ये शुरू करें हम, आज से, अभी से बैठना शुरू करें। दूसरा काम, समय समय पर शरीर के तनाव को पहचानें, उसे ढीला करें। तीसरा काम, जितना टाइम मिले खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते श्वास को देखते रहें। ये श्वास कैसी चल रही है, धीरे है, तेज है। केवल श्वास को देखना ध्यान की विधि है। और इसीलिए कहा गया है कि आती जाती श्वास पर रहे निरंतर ध्यान, मन सुधरे मंगल सदे, होए परम कल्याण, होए परम कल्याण। अब इतनी बातें लिख दी, इतना कह दिया, अब फिर भी यदि हम ना समझ रहे हों तो ये बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सही बात है सर, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। नहीं, धन्यवाद। ये ध्यान के सूत्र हैं और समय समय से चीज़ें ऐसी आती रहेंगी। तो मैम, आजकल लोगों में, स्पेशली यूथ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से समाधान कर सकते हैं वो। सुनने वाले और देखने वाले समझें कि क्या चल रहा है। हर जगह समस्याएं हैं नहीं, उन्हें बना लिया गया है। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बच्चे को थोड़ा सा, हाँ, उसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा कि एक उम्र है, कॉलेज का बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है, कॉलेज पास होगा तभी नौकरी के लिए जाएगा। तो वो नहीं सोच रहा है कि माँ बाप को ये नहीं है कि वो पढ़े या उसको टेंशन हो, माँ बाप को अलग टेंशन है। फिर स्कूल के टीचर्स को अलग, रिजल्ट अच्छा नहीं निकला तो टेंशन है। और वो टेंशन क्या करती है कि जो माँ बाप की टेंशन है वो बच्चे के ऊपर आती है, या टीचर की जो टेंशन है वो भी बच्चे के ऊपर आ रही है, और बच्चा और ज़्यादा टेंशन में चला जाता है। तो यूथ क्या कर रहा है आज के समय में कि उसको, अब जवान बच्चे हैं तो हर तरह की दिक्कतें, एक ऐसी स्थिति आने लगती है जब बच्चे बचपन होता है तो वहाँ से तो आ गए, एक स्थिति तक पहुँच गए हैं, लेकिन जवान होने के बाद उनको पास एक बहुत बड़ी समस्या है, जो है कामकाज की समस्या, कि वो सफल होंगे या नहीं होंगे। और अगर सफल हो भी गए, सफल हो गए, तो उन्होंने, आप देख ही रहे होंगे, इंजीनियरिंग, क्या बच्चे ऐसा है कि इंजीनियरिंग नहीं कर पाते? कर ली है, मेडिकल कर चुके हैं, किसी भी डिप्लोमा या डिग्री ले चुके हैं, उसके बाद क्या उन्हें कामकाज मिल पा रहा है? रोजगार की समस्या। अब इसी चीज को जब उन्हें अंत दिखाई देता है कि अंत में क्या होने वाला है, और पहले से वो सारी तैयारी उनके घर में नहीं हो पाई है, पहले से उन्हें बहुत ही ऐसे टेंशन नहीं दी गई है कि सब कुछ का है कि ये पढ़ लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, आप साइंस पढ़ेंगे तो आप एक अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाएंगे। ये जो उनके भाव पीछे से चले आ रहे हैं, जब वो आकर सपने टूटते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है। जब उन्हें लगता है कि हमें सब कुछ मिल जाना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं मिला, वो ये नहीं सोचते कि मिलने के पीछे कारण शायद कुछ हो सकता है, हम में कुछ कमी हो सकती है।
वो सीधा ब्लेम करते हैं दूसरों को कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, तो तनाव की स्थिति आना शुरू हो जाती है। अब तनाव के बाद मन का तो अस्थिर होना संभव ही है, ध्यान तो भूल ही जाइए। तो ऐसी स्थिति क्या है कि उन्हें हम पहले ये जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर उन्हें दिक्कतें आती हैं। कि जैसे आज अब देख लेंगे यूथ में काफ़ी सालों से, कोरोना के बाद से लोगों ने उसे कोरोना का नाम दे दिया कि वे उसकी वजह से शायद स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, और उसकी वजह से बच्चों में क्या है कि या तो हाई ब्लड प्रेशर होके, स्ट्रोक वगैरह होके अचानक मृत्यु यंग बच्चों की देखा होगा आपने, अमेरिका वगैरह में और इधर उधर विदेशों में, काफ़ी जगह, इंडिया में मतलब एक यूथ ना अचानक से खबर आती थी कि बच्चा बिल्कुल फिट था, थोड़ा जिम भी जाता था, अपना देखभाल भी करता था, लेकिन फिर भी एक्सपायर हो गया। स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारी ईगो जो है वो बड़ी बीच में आ रही है हर किसी के, उस पर काम नहीं हो रहा है। बच्चे ने शुरू से ही जब वो पढ़ने गया है, सारी चीज़ें अच्छा है, तो माँ बाप ने उसे सिखाया नहीं कि सबके सामने एक थप्पड़ मारा तो मारा ही नहीं, अंदर से बिल्कुल एकांत में ले जाके डांटा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सबके सामने हो रहा है, जो हो रहा खुल के हो रहा है। सही बात है। तो उसका क्या है, उसे ईगो पता ही नहीं होता था कि स्ट्रेस। लेकिन एक समय आकर अब वो बच्चा अपने परिवार, मान लीजिए माँ बाप बहुत हर चीज़ से, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो बच्चे को तो अच्छा पालेंगे। बच्चे ही आजकल दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो, या वरना एक ही परिवार रह गया है। तो हम उस बच्चे को सब कुछ, हर व्यक्ति सब कुछ दे सकता है, तो वो दे देते हैं। अब एक स्थिति आती है, देने से थोड़ी चलेगा। सही बात है। कहीं ना कहीं आके तो ऐसी स्थिति आएगी जब आपको सहन करना पड़ेगा, जब मिलेगा नहीं। और जैसे ही वो ना मिलने की स्थिति आई, बच्चा पूरी तरह से तनाव में चला गया। और वो तनाव इतना ज़्यादा गहन होता है, गहरा होता है कि इस वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ना शुरू हो गया। तनाव की स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि आपका जो हृदय के साथ तो गड़बड़ हुई है, बुद्धि पर भी उसका प्रभाव आ गया, बीमारियां हो गई। अगर उस स्थिति में डिप्रेशन में कोई चला जाए, यानी बार बार उसको सोच रहा है, तो वो भी फिर भी ठीक है भाई, कम से कम वो जीवित है, वो बार बार सोचे जा रहा। जिसके अचानक से झटका लग गया बुद्धि पर, वो समाप्त हो जाता है, फट जाएंगी नसें सारी सिर की। तो इसी चीज़ को रोकने में हमें शुरू से, मतलब बच्चों को बचपन से ही शुरू करें और धीरे धीरे बड़े होने तक उन्हें एक समस्या से लड़ना सिखाएं कि ईगो उनकी यहाँ पर कि भाई हमारा ईगो हर्ट कर रही है, हमें तो ये परेशान कर दिया, हमें ऐसा नहीं था। क्योंकि जब तक घर में बच्चा है, उसने अगर कभी किसी से कुछ सुना नहीं कि ये मुझे ऐसा गलत हो सकता है मेरे साथ, या मुझे दुख नहीं उसने देखा कि दुख है क्या, भयानक लड़ाई हुई, किसी ने कुछ नहीं, छोटे छोटे तनाव, कंघी कर रहे हैं, 4 बाल ज़्यादा आ गए, ओ ज़्यादा नहीं झड़ रहे मेरे बाल, जिसमें कि मन झटका ले, वो सारे तनाव हैं। तो हमारे साथ सारा दिन आ रहे हैं। अब हमें उनसे संभलने का काम शुरू करना है कि अगर कोई व्यक्ति, हमारे यहाँ बहुत सारे जवान बच्चे तो बहुत ही आते हैं, और आप देखेंगे डिप्रेशन सिर्फ इन चीज़ों का नहीं होता है भाई कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, कुछ नहीं। पिछले 3 साल में मैंने 5 बच्चे ऐसे देखे जो सिर्फ अपने बाल झड़ने की वजह से डिप्रेशन में थे। गंजापन आ रहा है, यहाँ से ये बाल जाना शुरू हुए, और वो बाल फिर जो सामान्य स्थिति में सर्दी गर्मी के फेरबदल से, या फिर उनका पोषण अच्छा नहीं खा पाते, उसके बाद वो झड़े हैं डिप्रेशन की वजह से। सारा दिन मैं, सच्चाई है ये, हमारे यहाँ मिल जाएगा, लिखित में है वो, कि हाँ वो बच्चे बताते नहीं हैं बच्चे, और डिप्रेशन को मानते भी नहीं हैं। तो भाई उनको वही चीज़ विचलित करना शुरू हो गई है। उनको अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसका दुख नहीं है, उनको जो जीवन संग नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि यही अच्छी होगी। उनको क्या हो रहा है आज के बच्चों में, आज का जो यूथ है उसके अंदर क्या चीज़ आ रही है कि सबसे बढ़िया चाहिए, सबसे बढ़िया। तो सोचते ये लड़की ठीक है, हाँ उसके साथ कुछ समय बिताया तो फिर उसे लगेगा नहीं, शायद कमी तो नहीं, कोई ये तो नहीं कह देगा कि उससे सुंदर है।
तुम्हें तो और अच्छा मिल सकता था, और अच्छा मिल सकता। तो ये जो और अच्छे की भावना या और बढ़िया या बहुत ज़्यादा की भाव जो आजकल बच्चों में आ चुका है, तो इसीलिए उनका भविष्य धीरे धीरे खतरे में है। और इसको हम मुक्त कैसे कर सकते हैं कि अगर हम, वैसे तो स्कूली शिक्षा से ही योग और हो भी चुका है शुरू काफ़ी हद तक, तो योग को सिर्फ आसन ना मानकर, ये जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है इसका स्वरूप, अगर इस दिन के लिए जो हम यहाँ तक पहुँचते हैं, हर साल इस दिन के लिए तैयारियाँ कराई जाए कॉलेजों में, रेगुलर कॉलेज में रेगुलर रख दिया जाए पूरे साल। हाँ, हर जगह से कुछ नहीं हो सकता, तो हम लोगों को भी कई कॉलेजेस ने कई जगह हुआ है शुरू, तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बुलाया गया हमें कि भाई आप आइए, 1 घंटा वर्कशॉप कीजिए। तो उन्हें बच्चों को करने की ज़रूरत बाद में है, पहले उन्हें समझाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सही बात है। और उन्हें बीमार मानकर नहीं कि आप ऐसे हैं, चंचल हैं, अंचल नहीं, ये मानकर उन्हें योग का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास कराना चाहिए कि ये सबसे अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि वो दिमाग उस समय उनके पास होता है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य सामने दिखाई दे रहा है और वो उस पर कूदने के लिए तैयार हैं, इसलिए परिपक्व हैं शरीर से भी और मन से भी, तो आगे बढ़ने की तैयारी है। तो उन्हें जब हम सिखाते हैं तो उसका प्रभाव सच में बहुत अच्छा आता है। और डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे कई बार कहा जाता है कि जैसे डिप्रेशन अचानक आता है, कई बार ऐसे ही चला जाता है। अगर किसी बड़े हादसे के कारण ना हुआ हो, हादसे के कारण हुआ तो थोड़ा समय लग जाता है, वरना सीधी सी बात है कि तनाव के बिना ज़िंदगी नहीं है, डिप्रेशन के बिना। आप अगर सोचेंगे नहीं, किसी भी एक चीज़ पर कुछ देर तक नहीं सोचेंगे, तो वो आप क्या होंगे, लापरवाह हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। हमें सभी को सोचना पड़ता है ना कुछ बातों पर कि कुछ करना है, कि कल एग्ज़ाम है, तो आज अगर हम ये सोचेंगे कोई नहीं, फ्री हो जाते हैं मन, नहीं भाई, सोचना पड़ेगा कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो और जैसे ही पढ़ लिया उसके बाद नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम कैसा गया, कितने नंबर आ जाएंगे, नहीं, जितना पढ़ा था उतने ही आएंगे। मन को सब पता होता है, हम तो भागते हैं, बचते हैं, छुप कर निकलना चाहते हैं अपने आप से। और किसी ने पूछ लिया कि कितने नंबर आ जाएंगे, भाई तुम पास हो जाओगे, तो हाँ, खुद को पता है कि 60 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। वो कह रहा है 97, हाँ, कोई कह रहा है 69, हाँ, पक्का नहीं है मन। और फिर क्या होता है, ये जब पता तो है मन को कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मन क्या है, फिर उसके अंदर डर की भावना बनना शुरू हो जाती है, आगे क्या होगा पता लग जाएगा। तो ये जो डिप्रेशन है, मतलब विचारों में खोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तब तक के लिए जब तक कि जिस काम के लिए आपको विचार आया था वो काम खत्म नहीं हो। काम खत्म होने के बाद फ्री होना है, फिर अगला काम और उसका विचार। सही बात है। ऐसे नहीं ना कि सिर्फ श्वास को देख के ज़िंदगी चल जाएगी, नहीं। जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, उसकी उस समय सिर्फ वही साधना, उसी में लीन होना। ये हम कहाँ से सीखे हैं? जो हमने इससे पहले आपको बताया कि ध्यान कैसे करना है, करने के तरीके क्या, वहीं से ये सीख आएगी। तो इसलिए ध्यान का अभ्यास ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों में आगे हर चीज़ में सफलताएं मिल जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मन शांत होगा तो बीमारियों से भी मुक्ति रहेगी। तो सर, जैसे मैम ने बताया कि सारा हमें क्लियर किया कि यूथ को किस तरह से चीज़ों को प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। आजकल सर छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा तनाव है, छोटे बच्चों में तो सर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, कैसे मतलब उस चीज़ को हम पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, उनको इस चीज़ में ना आए, ध्यान रखें। देखिए, बच्चों में तनाव है नहीं, थोपा गया है और ये बेसिकली हमारा 2-3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, हालांकि उसमें बड़ा परिवर्तन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में काफ़ी कुछ ड्रास्टिक चेंज किया है सरकार ने, जहां बच्चों को मतलब बहुत सी फ्रीडम दी गई है ताकि वो इनोवेटिव हो सकें, क्रिएटिव हो सकें, प्रैक्टिकल हो सकें। तो प्रयास हुआ है शिक्षा जगत में, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है पेरेंटिंग लेवल पे।
बच्चे के लेवल पे जो है वो तो ठीक है, एक पक्ष हुआ, लेकिन जो उसका मूल कारण है वो पेरेंटिंग है। हम सभी पेरेंट्स क्या है, समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदली है, लेकिन शायद हम नहीं बदल पा रहे हैं। और जिस बच्चे से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो मोर देन 90% मार्क्स स्कोर करे और इससे नीचे आने पर हम दुखी होते हैं, कभी घर में अपनी मार्कशीट खोज करके देखें कि हमारे कितने नंबर थे, तो शायद उन्हें ये पता चलेगा कि कम से कम वो बच्चा हमसे तो 1000 गुना अच्छा है ही। तो जब वो अच्छा करने पर भी उसको शिकायत करेंगे तो गलती किसकी है, हमारी या उसकी है? और ये चूहा दौड़ या चूहा बिल्ली दौड़ जो है, इसमें बच्चे को झोंकने की का जो काम कर रहा हूँ पेरेंट्स ही कर रहे हैं। मैं बड़े भारी मन से लेकिन इस सच को साझा कर रहा हूँ कि यदि हम पेरेंट्स ही थोड़ा अपने मतलब आचरण पर, व्यवहार पर, अपनी अपेक्षाओं पर थोड़ा सा यदि चिंतन करें तो बच्चे का ये तनाव दूर हो सकता है। शुरुआत में इतना ज़्यादा हम प्रेशर या तनाव बच्चों को दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स और अचीवमेंट। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं 2-3 चीज़ें देखता हूँ। जो स्ट्रेस की बात आपने की, स्ट्रेस में भी 2 फैक्टर हैं। बेसिकली जब हम स्ट्रेस पढ़ते हैं तो सारे स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होते, देयर आर सर्टेन पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसे ई स्ट्रेस कहते हैं। जैसे हमें यदि परीक्षा का तनाव न रहे तो मैं पढ़ना ही छोड़ दूँ। सही बात है। रात के 2 बजे मेरी ट्रेन है और मुझे तनाव ना हो तो मैं ट्रेन तो समय से पकड़ ही नहीं सकता, सो ही रह जाऊंगा। तो लेकिन एक लेवल के बाद जब वो थ्रेशोल्ड पार होता है, वो सीमा पार होती है, तो डिसस्ट्रेस होता है, फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, तो अभी इसमें 2 चीज़ें मैं विशेष रूप से उन सभी को एड्रेस करते हुए कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब का समय थोड़ा दूसरा है। पहले थी ज्वाइंट फैमिली और अभी है न्यूक्लियर फैमिली। सही बात। ज्वाइंट फैमिली में क्या है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए एक नहीं कई लोग मिल जाते थे। पोता दादा से अपनी बात कह सकता था, बिटिया दादी से अपनी बात कह सकती थी। कुछ ऐसी पर्सनल बातें जो किसी और से नहीं कह सकते। दादा पोते का संबंध इस प्रकार का होता था। या ताऊ जी हो गए, या चाचा हो गए, बुआ हो गई, या जो ज्वाइंट फैमिली में। अभी क्या है, एक तो न्यूक्लियर फैमिली है, दूसरा हम आपस में बात वास्तव में कर नहीं रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा, और ये कम्युनिकेशन गैप बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो कोई दूसरा रास्ता खोजें। देखिए, जो हमारे मन में चल रहा है, मेरी परेशानी, चाहे हम बच्चे हों चाहे बड़े हों, उसको किसी से साझा करेंगे ना। ये जीवन ऐसे तो नहीं चलेगा। ट्रू। सवाल है कि यदि हम घर में साझा नहीं करेंगे, बाहर करेंगे, बस वही समस्या है। वही समस्या है। एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष मैं ये कहता हूँ कि हम सभी जिस पढ़ाई लिखाई के दौर से गुजरे हैं, आप सभी, और आप तो इंटरनेशनल लेवल पर आपने खेल के दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन किया है। खेल बड़ा ज़रूरी है बच्चों को। ये आउटडोर गेम्स अब हैं नहीं। और खेल में हम एक चीज़ और सीखते हैं। योग में और खेल में एक समानता सबसे बड़ी क्या है कि जीवन को हम बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जीते हैं। हम जीत भी जानते हैं और हम हारना भी जानते हैं। हम जीत को भी स्वागत करते हैं और हार से भी हताश नहीं होते। जीत और हार जैसे खेल का एक हिस्सा होता है, और हम उसको, हार को जीवन समाप्त होना नहीं समझते। हम उसी हार के साथ ये प्रण लेते हैं कि अगला मैच और अच्छे से खेलेंगे, और फिर अगला मैच खेलते भी। कई बार फिर हार मिली, फिर खेलेंगे। ये आज के बच्चे हारना का मतलब जीवन समाप्त होना समझते हैं। फेल होने का मतलब जीवन जैसे समाप्त सा हो गया, इस तरह की भावना पेरेंट्स की भी रहती है और बच्चों की भी रहती है। जीवन ऐसा है नहीं। लेकिन एक अच्छी पेरेंटिंग की इसलिए ज़रूरत है कि पेरेंट्स होने के नाते हम अपने प्रदर्शन को नहीं देखते और बच्चों पर इतना थोप रहे हैं, जो मैं नहीं बन पाया वो बच्चा बन जाए। सही बात। उसको भी तो जीवन जीना है भाई। मैं यदि सिविल सर्विसेज में नहीं सेलेक्ट हो पाया तो मैं बच्चे पर अपनी सारी उम्मीदें थोप दिया, और बच्चे का पढ़ाई में दीदा नहीं लग रहा, तो तनाव तो होगा ना। उसको भी अपना जीवन जीने दीजिए। बहुत सी गलतियां हमने की, हमारे गार्जियंस ने उसका सपोर्ट किया, हम भी बड़े बने। तो ये वास्तव में बच्चों का तनाव इस तरीके से, जो एक अच्छी पेरेंटिंग होती है, यदि हम ये सीख गए, यकीनन बताऊं आपको कि ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है। और एक अच्छी बात क्या है, ऐसा नहीं कि एजुकेशन सिस्टम में सारा कुछ खराब चल रहा है। एक वर्सेटाइल है, हर तरीके के क्षेत्र को हम आज टच कर सकते हैं। पहले लिमिटेड प्रोफेशन होते थे, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत हुआ तो ब्यूरोक्रेट्स हैं।
3 के अलावा चौथा हमें पता ही नहीं होता था क्या होता है। सही बात है। और जब सब जगह से थोड़ा सा ऐसे होगा और बहुत मैच्योर माइंडसेट, तो टीचर बन जाते नहीं। सही बात है। अभी कितने फील्ड है, कितने एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बस एक जरूरत क्या है जो मैं ये समझता हूँ कि एक तो बच्चों से खूब कम्युनिकेट करें, खूब बातें करें और उनमें ये विश्वास पैदा करें कि आपकी हर स्थिति में मैं आपके साथ हूँ। आप टॉप किए, पास हुए तब भी, और आप नहीं हुए तब भी मैं आपके साथ हूँ। जिस दिन हम ये विश्वास जगाएंगे, मैं नहीं समझता कि बच्चा खराब करेगा प्रदर्शन। सही बात है। और दूसरा क्या है, रही बात एकेडमिक एंजाइटी की, जो खास करके जैसा मैडम ने भी हाईलाइट किया कि बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में हम खूब पढ़ना शुरू, उस समय पढ़ने की जरूरत नहीं, उस समय तो रिवीजन की जरूरत होती है। पढ़ने का काम तो पहले करना है, पूरे साल करना है, पूरे थोड़ा साल सा। करना है, निरंतर करना है। तो ये एकेडमिक एंजाइटी वगैरह के भी बड़े छोटे छोटे टिप्स हैं। जैसे बच्चे, एक तो ये कि सही समय से नींद पूरा करें। बच्चे जो नींद कम करते हैं उसके बाद कई घंटे लग करके भी वो चीज़ें लर्न नहीं कर पाते। यदि नींद पूरी है, कम समय में याद होगा। तो जो बोर्ड का एग्ज़ाम बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक विशेष संदेश है, और गार्जियंस को भी है। उनको बढ़िया न्यूट्रिएंट्स दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए, बॉडी हाइड्रेटेड रखिए और अच्छी नींद दीजिए उन्हें। इसके अलावा कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ उनके रूटीन में, चाहे वो आधे घंटे हो, टहलना हो, भागना हो, दौड़ना हो, खेलना हो, इसको आप एब्सोल्यूट नहीं कर सकते, इसको निकाल नहीं सकते आप। परीक्षा तो तब है जब बच्चा तैयार है, तब है ना परीक्षा। तो ये इन चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, तब आप देखते हैं कि सब कुछ मंगल होता है, अच्छा ही होता है। और देखिए, हर बच्चा, हम बतौर गार्जियन ये समझते हैं उसकी सफलता या विफलता, लेकिन हर बच्चा, मैं बताऊं, अपने आप से कोशिश तो कर ही रहा होता है। सही बात और वो विशेष है। अभी 3 इडियट्स मूवी देखा हम लोगों ने, क्या मैसेज था। मैं नहीं समझता कि कोई गार्जियन उस फिल्म को देख करके चिंतन ना किया हो या रोया नहीं हो। और वो फिल्म ये बताती है, इसी तरह की अन्य फिल्में ये बताती हैं कि जाने में अनजाने में हम बच्चों से कितनी उम्मीदें पाल रखे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात है। हमें हमारा बच्चा चाहिए। तो जब इस तरह के कम्युनिकेशन, इस तरह का हेल्दी इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं, बच्चों को योग ध्यान कराते हैं और उनको स्पोर्ट्स में ये सिखाते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ से कि कैसे स्वस्थ रहो और विपरीत परिस्थितियों में भी सम रहो। और ये सारी प्रक्रियाओं में मैं आपको बताऊं, केंद्र में ध्यान है। ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। तो ध्यान से यदि पेरेंटिंग हो, पेरेंट्स भी थोड़ा सा इसका स्वाभ्यास करें, बच्चों को भी नियमित रूप से कुछ अभ्यास कराएं। ये समस्या इतनी बड़ी समस्या है नहीं जिसका इतना बड़ा हुआ बनाया गया है। इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं, पहले भी लोग पढ़ते थे। और रही बात रोजगार की, ठीक है कि आबादी के हिसाब से संघर्ष बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं, स्वरोजगार के लिए बच्चे आजकल कितने ही इनोवेटिव एरिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एकेडमिक एंजाइटी का जो मैटर है, इस मैटर में वही जो पुरानी बात एक बार फिर दोहराऊंगा कि बच्चे नियमित रूप से कुछ देर प्राणायाम का अभ्यास करें, कुछ चैंटिंग करें और कुछ रिलैक्सेशन जरूर करें। रिलैक्सेशन का काम 5 से 10 मिनट सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। तो योग निद्रा एक ऐसा कमाल का अभ्यास है। बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर की उसकी बड़ी विशेषज्ञता रही है और संपूर्ण योग समाज में योग निद्रा का एक अलग स्थान है। तो यदि ये रिलैक्सेशन हम सीख गए तो हमें तनाव वगैरह ऐसी कोई बात नहीं, उसको ईजी हम मैनेज कर लेते हैं। तो बतौर गार्जियन भी और बतौर स्टूडेंट भी, तो बच्चे हैं उनको खेलने का अवसर हमें देना ही है। जी। तो सर और मैम, लास्ट में जाते जाते एक हमें कुछ सर अभ्यास बता दीजिए जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में कर सकें और उसका लाभ उठा सकें सर। जी जी अवश्य। और इतनी चर्चा के बाद तो एक अभ्यास बनता ही है। तो एक प्रयोग करता हूँ जहाँ कुछ मिनट का अभ्यास जो बता रहा हूँ ये सभी व्यक्ति कर सकते हैं, किसी भी स्वास्थ्य के और किसी भी उम्र अवस्था के व्यक्ति इसका अभ्यास प्रतिदिन सुन करके भी इसको अभ्यास में ला सकते हैं, प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो इस अभ्यास के लिए, ध्यान के इस अभ्यास के लिए सभी सीधे बैठें, पलकें कोमलता से बंद। बंद आंख से संपूर्ण शरीर का अवलोकन करें, शरीर की परीक्षा करें, शरीर को स्कैन करें, ध्यान से देखें। इस बात के लिए आश्वस्त हों कि कमर गर्दन विशेष रूप से सीधी हो, कंधे सामान्य स्थिति और पलकें कोमलता से बंद।
जिस प्रकार फोटोकॉपी मशीन में कोई पेपर स्कैन होता है, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण शरीर में चित्त की यात्रा, चेतना का विस्तार, शरीर के प्रति जागरूक हूं। द बॉडी अवेयरनेस, पूरे शरीर के प्रति, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक और पुनः पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर के प्रति जागरूक हों, सजग रहें। धीरे धीरे शारीरिक स्थिरता का अभ्यास करें, पूरा शरीर स्थिर हो जाए। हलन चलन से दूर शारीरिक स्थिरता का अभ्यास। The body should be static away from all the voluntary movements. सभी स्वैच्छिक क्रियाओं को विराम देते स्वाभाविक क्रियाओं को चलने दें और पूरा शरीर स्थिर करें। न हाथ हिले, न पैर हिले, न बोलें, न आँख खोल के देखें। शारीरिक स्थिरता का अभ्यास करें। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से कोई मूर्ति, प्रतिमा या स्टैचू होती है और उसमें स्थिरता प्रधान होती, कोई हलन चलन नहीं, ठीक उसी प्रकार पूरा शरीर मूर्तिवत स्थिर करें। हलन चलन को विराम। शारीरिक स्थिरता का अभ्यास। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर स्थिर हो गया है। मेरा पूरा शरीर स्थिर हो गया है। मानसिक रूप से सजग रहें। पूरा ध्यान और चेतना दाहिने पैर, राइट लेग के अंगूठे थंब पर ध्यान दें। दाहिने पैर के अंगूठे को ध्यान से देखें और बिना हिलाए डुलाए दाहिने पैर के अंगूठे में जिस भी प्रकार के संवेदन हो, ये संभव है कि वहाँ खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान, अकड़न या भारीपन हो सकता है। सजग रहें और उसे शिथिल करें, ढीला छोड़ें। इसी प्रकार दाहिने पैर की दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी और पांचवी उंगली शिथिल करें, ढीला छोड़ें। दाहिने पैर का पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, एंकल्स, पिंडली, काफ मसल, घुटना और दाहिने पैर की जंघा, पूरा दाहिना पैर एकदम शिथिल करें, ढीला छोड़ें। ऐसा ही अभ्यास बाएं पैर के अंगूठे के प्रति सजग होते। सजग हों, शिथिल करें बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी उंगली, बाएं पैर का पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना और जंघा, पूरा बायां पैर शिथिल करें। अनुभव करें, मेरे दोनों पैर शिथिल हो गए हैं। दोनों पैरों से खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान, अकड़न और भारीपन दूर हो गया है। पूरा ध्यान और चेतना कटी प्रदेश, कमर के हिस्से पर। सजग हों, शिथिल करें कमर का हिस्सा, नितंब, उपस्थ, कूल्हे आदि कमर के पूरे क्षेत्र और हिस्से को ढीला छोड़ें, शिथिल करें।
धीरे धीरे चेतना उदर प्रदेश पेट के हिस्से पर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ पेट की मांसपेशियों में फैलाव और सिकुड़न की स्वाभाविक प्रक्रिया चल रही है। बिना बाधा पहुंचाए उदर प्रदेश पेट के आंतरिक अंगों को शिथिल करें। द स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, जितने भी आंतरिक अंग हैं, उदर क्षेत्र के सभी आंतरिक अंगों को ढीला छोड़ें, शिथिल करें। The internal organs of the abdomen area should be deeply relaxed. धीरे धीरे ध्यान और चेतना वक्षस्थल, छाती प्रभाग, संपूर्ण वक्षस्थल, हृदय, फेफड़े, पसलियां, छाती का हिस्सा एकदम शिथिल, ढीला। पूरा ध्यान और चेतना धीरे धीरे दाहिने हाथ के अंगूठे पर ले जाएं। सजग हों, शिथिल करें। दाहिने हाथ का अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, 4 उंगलियां अंगूठा एक साथ। दाहिने हाथ की हथेली, हथेली से पीछे का भाग, दाहिने हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी, दाहिने हाथ की कोहनी, कोहनी से कंधा और दाहिना कंधा। पूरा दाहिना हाथ शिथिल करें, ढीला छोड़ें। इसी प्रकार सजग रहें और शिथिल करें। लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली, कनिष्का उंगली, बाएं हाथ की हथेली, हथेली से पीछे का भाग, कलाई, कलाई से कोहनी, बाएं हाथ की कोहनी, कोहनी से कंधा और बायां कंधा। पूरा बायां हाथ, पूरा बायां हाथ। ध्यान और चेतना गले के हिस्से पर। गला, गले की समस्त मांसपेशियों को शिथिल करें। वॉइस बॉक्स, स्वरेंद्र, चिन, ठुड्डी, होठ, दांत, जीभ, तालू, कपोल, नाक, आँख, दाहिनी आँख, बाईं आँख, कान, दायां कान, बायां कान, फोरहेड, माथा, सिर और सिर का ऊपरी हिस्सा क्रमशः शिथिल करें। संपूर्ण शरीर में चित्त की यात्रा, पूरा शरीर शिथिल करें। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरा ध्यान और चेतना सामान्य चल रही श्वास प्रश्वास पर। प्रत्येक श्वास प्रश्वास को ध्यान से देखें, सूक्ष्मता और गहराई से देखें। श्वास में कोई परिवर्तन नहीं, किंतु श्वास के प्रति जागरूकता। श्वास को देखना ध्यान की विधि है और इसीलिए ध्यान सूत्र में कहा गया कि आती जाती श्वास पर प्रतिक्षण रहे सचेत, अंतर मन की गंदगी उखड़े मूल समेत, उखड़े मूल समेत। आती जाती श्वास पर प्रतिक्षण रहे सचेत, अंतर मन की गंदगी उखड़े मूल समेत, उखड़े मूल समेत। प्रतिक्षण श्वास के प्रति सजग होने से मन के विकार, विषय, वासनाएं धीरे धीरे विरेचित होती हैं। मन शुद्धतम होता है, विकार मुक्त होता है और ध्यान की सहज अवस्था घटित होती है।
ध्यान की इस सहज अवस्था में कुछ क्षण आनंद भावना से ओतप्रोत रहें। धीरे धीरे वापस आने के क्रम में सामान्य चल रही श्वास प्रश्वास पर पुनः सजग हों, जागरूक हों और धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की लंबाई बढ़ाएं। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ शरीर में आंतरिक सक्रियता का अनुभव करें। जो अंग शिथिल हो गए थे आंतरिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं। धीरे धीरे पैर और हाथ की उंगलियां हिलाएं, यथास्थिति बने रहें। सत्र को विराम। एक बार ओम चैंटिंग, बिना आवाज के लंबा श्वास भरिए। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। माता पिता, गुरु, इष्ट देव और अन्य सभी जिनके आशीर्वाद, सहयोग और प्रेरणा से हम अभ्यास कर पा रहे हैं, उन सभी को साधुवाद, धन्यवाद दें, अभिवादन, नमन करें। अब हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ लें, पलकों पर रखें। पलकों को धीरे धीरे खोल करके और टिमटिमाते हुए पलक को अब हाथ की हथेली नीचे, सबसे पहले नीचे देखें और धीरे धीरे सहज दृष्टि। धन्यवाद। वाह, इतना लाइट लाइट फील हो रहा है सर। हाँ, ये ध्यान की ताकत है। अलग से हमने शरीर के अंदर कुछ दिया नहीं, लेकिन एक विचार था, जो विचार हमें सरल और सहज करता है। तो साधक जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो प्रतिदिन इसका अभ्यास कर सकते हैं। लाइक बहुत अमेजिंग था सर, ये बहुत मज़ा आया। इतना लाइट फील हो रहा है मुझे, अमेजिंग। योग ऐसे ही है, जितना जो भी इसका अंग आप पकड़ेंगे, हर अंग अष्टांग योग का हर अंग अगर आप उसे सही से जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या मिल गया। योग में कहा गया है कि आनंदित तो होना है, लेकिन जमाखोरी नहीं करनी, आगे बढ़ जाइए। आनंद मिला, यहीं पे ठहर गए तो इतना ही पा पाएंगे, फिर और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को बहुत इसका लाभ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच मैम और सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको भी हम सभी की तरफ से कि आपने इतना अच्छा विषय चुना और हम सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।